नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हम दी क्लासेस चैनल पर क्लास 6 के एनसीईआरटी के सामान्य अध्ययन बुक के चैप्टर नंबर 8 पर आज पहुंच चुके हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इसका नाम है। तो जैसा कि हम देखते हैं हर चैप्टर पर एक कहानी जो है शुरू में दी गई है, तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। आपको भी लगता होगा ये सब देखकर, है ना। तो लोहे के औजार और खेती का जो क्या संबंध है वो जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अब ये हमने जो है चैप्टर जो था हमने कब्रें और किताबें क्या कहती हैं, उसमें जो है हमने ये पढ़ा था कि कब्रों से कैसे औजार निकल रहे थे। ठीक है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक। और लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब देखिए, हमने बात की थी कि लोहे के औजारों से कितना फ़ायदा जो है मगध साम्राज्य को हुआ था, क्योंकि उसके आसपास में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल को उन्हीं लोहे के औजारों से काटा था, है ना, उसको साफ़ किया। वहाँ पर जो है उसका क्या कहा जाए, बहुतायत में लोहा भी वहाँ मिला था, है ना, राजाओं को। तो इससे जो है अगर हम बात करें पुराने समय की, जिस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लकड़ी के हल बनाए गए थे। उससे पहले जो है लकड़ी के जैसे डंडे से जो है खेतों को खोद कर उसमें जो है बीज बोया जाता था। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो जुताई जो है वो और गहरे में की जाने लगी और उससे जो है उत्पादकता बढ़ गई, है ना, खेतों की। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब सिंचाई के बारे में बात करते हैं। समृद्ध गांवों में बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। हमने बताया था ना, रोपाई जो धान को पहले क्या होता था कि ऐसे ही बो देते थे तो उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन जब धान की पौध लगाकर फिर उसको दोबारा जो है उसकी रोपाई दूसरी जगह पे करना शुरू की तो क्या हुआ कि धान का उत्पादन जो है वो बढ़ गया। ठीक। तो उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब जैसे पहले नदियां तो थी ही, इसके अलावा जो बारिश होती थी उस पर किसान निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे संपन्नता आती गई राज्यों में, है ना, मगध साम्राज्य की ही अगर हम बात करें तो मगध राज्य बहुत संपन्न हो गया था, है ना। तो ऐसे ही जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो नहरें जो है वो उनकी खुदाई की जाने लगी ताकि पानी को जो है वो जहाँ नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है या बारिश सही समय पर नहीं हो रही है तो वो जो है खेतों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए नहरें, कुएं और तालाबों और मतलब जो कृत्रिम जलाशय, ठीक है, तो उनका जो है निर्माण किया जाने लगा, यानी पानी को स्टोर करने लगे। ये जो है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो ये आप जो है देख लेना, है ना। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप में के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। मेरी मानिए आप, तो एक बार ज़रा मैप को जो है खोल कर, या मैं कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैप के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में के, ठीक है, अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, ठीक, कड़ेसियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है। तो ये जो है अगर हम एक बार फिर से इनका जो है याद कर लेना है। भूस्वामियों क्या कहते थे? बेलल्ला। साधारण हलवाहों जो हल चलाते थे उनको क्या बोलते थे? उणवार। भूमिहीन मजदूर जिसके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी,
केवल जो है दूसरों के यहाँ काम करके अपना जो है गुजर बसर अपनी चलाता था। और दास, ठीक, जो दूसरों पे ही निर्भर रहते थे, उनको कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है, भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियार और दास को अदिमई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक, अब ये हमें देखना है उस समय में जो प्रशासन कैसा चलता था, गांव का प्रशासन को लाता था। ठीक, तो गांव का प्रशासन एक मुखिया चलाता था, है ना, मुखिया कह सकते हैं या प्रधान कह सकते हैं आज के समय में जो बनते हैं। तो उस समय में जो व्यक्ति चुना जाता था गांव में, उसको बोलते थे ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। यानी कि जैसे आनुवंशिक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गांव का प्रमुख आदमी है, ठीक, तो जब वो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या वो नहीं रहेगा या वो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएगा, तो उसके परिवार से ही, है ना, जैसे राजवंशों में चलता था ना, राजा का बेटा जब तक राजकुमार है, जैसे ही राजा हटा या उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि उसका बेटा तुरंत जो है राजा बन जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ये पद भी आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने का कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। वे न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब देखिए कितने सारे काम हो गए कि जैसे राजा है, अब राजा अपने अधिकारी को लगाएगा, उससे अच्छा है उन्होंने क्या किया कि ग्राम भोजक जो गांव का है, ठीक, तो उसको ही जो है कह दिया कि आप जो भी ज़मीन है उनसे महसूल लीजिए, कर लीजिए, है ना। इसके अलावा जैसे गांव में मान लीजिए किसी घर चोरी हो गई तो उसको कैसे पकड़ना है, तो वो काम भी उन्हीं को दे दिया कि आपको देखना है कि चोरी कैसे हुई और किसने की, और उसको पकड़कर उसको क्या सज़ा देनी है वो भी आपको ही तय करना है। तो ये इतने सारे काम हो गए। और ये कौन था, जो ये काम कौन करता था, ग्राम भोजक। और ग्राम भोजक कौन होगा, जो गांव का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा भूस्वामी होगा या कहें कि जमींदार। ठीक है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। ठीक, दासों को क्या बोलते हैं, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अभी हमने ऊपर बात की वो साउथ की बात हो रही थी, है ना, दक्षिण भारत की बात हो रही थी। ये उत्तर भारत की बात है कि उनको दास को क्या कहते थे, कर्मकार। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, है ना। तो ये सारे काम भी जो होते थे, जैसे मान लीजिए किसी को अपना हल बनवाना है, हंसिया बनवाना है, ठीक, या कोई बर्तन है मान लीजिए वो बनवाना है। पहले तो स्टील के बर्तन नहीं हुआ करते थे, मिट्टी के घड़े वड़े होते थे, है ना, घड़े हैं तो या मटके हैं, तो उनमें जो है आदमी अपना खाना भी बनाता था। इसके अलावा जो है मतलब जो फसल होती थी उसको स्टोर करके भी रखता था। बढ़ई हो गए और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचना, आप तमिल रचनाओं की बात करें तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा था किताबें और कब्रें हमसे क्या कहती हैं, तो वही जो है यहाँ पर जो है ये साहित्य मिला है, संगम साहित्य बोलते हैं इसको, तमिल रचना है। तो वहाँ पर गांवों का प्रशासन कैसे चलता था, किस के ऊपर क्या कार्यभार राजाओं ने दे रखा था, समाज में किसको क्या स्थान प्राप्त था, ये सब जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तमिल रचनाओं में मिलती हैं। ठीक, जिसका नाम है संगम साहित्य। नगर क्या कहती हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। ठीक है, तो देखो बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। कुछ विदेशी दूत आए थे, है ना, जैसे हमने मेगस्थनीज की बात की थी, मौर्य साम्राज्य में जो है मौर्य शासन के समय में वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उसने अपने जो भी वो उसने देखा घूमा, ठीक, उसका जो है विवरण उसने अपनी एक किताब में लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ठीक है,
मूर्ति कलाएँ, मूर्तियाँ देखकर जो है पता चल सकता है कि क्या उस समय जो है समाज में स्थिति रही होगी, है ना। देवताओं को किस देवता का ज़्यादा महत्व था, किसका कम था, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। पुरातत्व के वालों ने जो है खुदाई की जगह जगह, है ना, उनने क्या क्या जो है अपने निष्कर्ष दिए हैं, वो चीज़ जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। अब हमने बताया था बौद्ध धर्म के बारे में कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे उनका क्या था कि भिक्षा उनको जीवन भर मांगकर अपना जो है पेट भरना था, ठीक है। वो जगह जगह शिक्षाएं देते थे और लोगों से जो है इसके अलावा भिक्षा लेकर अपना जो है पेट भरते थे। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाए। तो ये इन जो कहानियाँ उस समय जो प्रचलित थीं उनको किन लोगों ने स्टोर करा, किन लोगों ने संकलित किया? बौद्ध भिक्षुओं ने, ठीक है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा और कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। अब देखिए, ये भले ही एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है समाज के उस तबके के बारे में हमें जो है जानकारी मिल रही है। जैसे वहाँ घास काटने वाले लोग थे, घास को बेचकर अपना परिवार चलाते थे। ऐसी जो है जानकारियाँ इनमें कहानियों में हमें मिल रही हैं, ठीक। व्यापारी आते थे, इसकी भी जानकारी मिल रही है ना। प्राचीन, अब चैप्टर पे आते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। अब जो है कि मूर्तिकार जो होते थे वो मूर्तियां बनाते थे और बड़ी बड़ी जो है इमारतों पर लगाते थे जहां लोग निकल रहे हैं ताकि उनकी कला की जो है वो प्रशंसा करें, ठीक। प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। अब यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है। दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है। तो ये हम देख सकते हैं। सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में हम वहाँ आगे पढ़ेंगे। क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, ठीक है। जैसा कि तुमने पढ़ा कि इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे।
परकोटो मतलब वही हमने बताया था, 4 दीवारी से सुरक्षा के लिए घेर रखा था। जैसा कि तुम ऊपर के चित्रों में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलयकूप मिले हैं। ये बलयकूप घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय बलयकूप लोगों के घरों में होते थे। अब लोग अपने घरों में ही जो है पानी स्टोर करने के लिए इसको जो है रखते थे। ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ठीक है। तो ये ऊपर वर्णन दिया गया है, ये पढ़ते हैं। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम। अब भरूच जो है गुजरात का जो इलाका है, वहाँ पर जो है उसका जो है विवरण दिया गया है, कहानी दी गई है। वो उसको बोलता, यूनानी जो यात्री था वो उसको बेरीगाजा कहता था। तो बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथीदांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब देखिए, व्यापार का हमें एक स्तर पता चल रहा है इस कहानी से कि यहाँ क्या क्या मंगाया जाता था। ठीक। और क्या क्या जो है वो यहाँ से बाहर भेजा जाता था। ठीक। तो राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है। ये होगी बात राजाओं की। आप देखिए यहाँ पे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस जो है बड़े काम की चीज़ हैं। ठीक है। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। ठीक। तो ये जो है हमें खोजना है ना। तो अब आगे चलते हैं। आहत सिक्के, एक साइड में एक ये दिया हुआ है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। आहत मतलब इनमें एक प्रकार की मोहर जैसी वो जो है लगा दी जाती थी, उसको धसा दिया जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे। अब इससे क्या हमें पता चलता है कि मुद्रा का जो है वो लेन देन यहाँ पर होता था, है ना। मुद्रा से कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती थी। ठीक। सिक्कों की कहानी देखिए, पढ़ते हैं। तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है। विनिमय के अन्य साधन। अब विनिमय के अन्य साधन के लिए हम फिर एक कहानी जो पढ़ते हैं। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे ना छूट जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ठीक। अब क्या है कि इसमें पता चल रहा है कि धान और नमक की जो है बात हो रही है। ठीक। तो समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अब अगर हम यही बात करें कि जब उत्तर साइड में, उत्तर जो भारत का उत्तरी भाग है, वहाँ पर भी जो है नमक का खपत होती होगी। ठीक। तो ऐसे में उनको नमक कहाँ से मिल रहा है? तो जब धान की फसल हो रही है तो वहाँ से धान इधर आ रहा है और नमक जो है वो उधर जा रहा है। ठीक। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर
नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अब मूर्ति कला जो है वहाँ पर ज़्यादा फेमस थी, है ना, ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो वहाँ पर जो है मूर्तियों का कारोबार होता था, और उसको जो है चारों तरफ से, ये जो है इसके बारे में जो है बताया गया है मथुरा के। तो मथुरा को जो है वो चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई थी, यानी चारों तरफ से चार दीवारी थी खड़ी हुई, और उसमें जो है वहाँ पर ताकि कोई हमला ना कर सके। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो आज भी है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है, और बौद्ध विहार बने हुए हैं। बौद्ध विहार हमने पहले ही पढ़ चुका है। बौद्ध विहार क्या होते थे? जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक भिक्षुणी वहाँ पर जो है आश्रय के लिए आते थे। जब कहा जाए कि बारिश का जो समय होता था, उस समय में वो वहाँ आराम करते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिनमें जो है लोगों ने दान किया है, तो उन्होंने अपने बारे में उसमें लिखवाया है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक, तो इनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। शिल्प और शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अब यहाँ पर शिल्प के जो है नमूने मिले हैं, है ना, शिल्पकारी की गई है बर्तनों पे। ठीक, काले बर्तन हैं मगर उन पर जो है चित्रकारी की गई है, चमका दिया गया है उनको, तो इसलिए उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, तो अब वस्त्रों के बारे में जो है कहाँ कहाँ उत्पादन होता था, अभी आप मतलब जो है आज भी आप सुन लेंगे अपने पूर्वजों से, दादा से, पापा से। बनारसी साड़ी, यानी बनारस की साड़ी आज भी मशहूर है। ठीक, तो वस्त्रों के मामले में ये मशहूर जगह थी। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब व्यापारी जो है वो अपना ग्रुप में जो है व्यापार करने लगे थे, उसको श्रेणी बोलते थे। जो उनका ग्रुप होता था, संघ बनाते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिलने वाला लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। अब यही जो है, इसी को हम आज के समय में बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। उस समय में बैंकिंग की सेवा तो नहीं थी, तो क्या किया कि संघ बना दिया व्यापारियों ने आपस में, और अपने धन को जो है सुरक्षित एक जगह रखने लगे। अब वहीं अगर उस समय की बात की जाए तो आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर हम पहले समय की, पुराने समय की बात करें तो यात्रा करना काफ़ी कठिन था, ऊपर से रास्ते में लूट मार भी हो सकती थी, है ना। तो ऐसे में क्या होता था कि व्यापारी अपना माल उन्होंने बेचा और कुछ रकम अपने साथ ली, और इसके अलावा बाकी रकम वहीं पर जमा कर दी। और जमा करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि
कह दिया कि जब हम यहाँ से कच्चा माल लेने आएंगे तो हम जो है इसी रकम का इस्तेमाल कर जाएंगे। उस पर उन्हें जो है कुछ लाभ भी मिल जाता था। ठीक, तो ये पात्र उत्तरी काले चमकीले पात्र की बात करें तो ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो हमने बर्तन के बारे में जो देख लिया। अब सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम है अर्थशास्त्र के। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र, हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी हो रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई कि जैसे वहाँ नियम क्या थे कि आप अगर आपने जो काम लिया है सूत काटने का, है ना, तो उसमें क्या है कि अगर आप देरी कर रहे हैं तो आपको दंड भी मिल सकता है ना। वहीं अगर आपने काम समय पर अपना कर दिया है तो आपको पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपको कच्चा माल और भी मिलेगा ताकि आप अपने काम को जारी रख सकें। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। ठीक, तो अरिकामेडु पौंडुचेरी में है, तो इसको जो है हम मैप में देख लेंगे। रोम के बारे में जानकारी दी गई है लगभग 22, प्रश्न नंबर 88 पे हमने रोम के बारे में देखेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब ये रोम से जो है भारत के व्यापार का जो है वो संबंध यहाँ पर हमें पता चल रहा है। ठीक, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अब हम ये जो सेक्शन हमारा लास्ट वाला बचता है चैप्टर का, वो यूरोप के बारे में आता है, तो हम पढ़ेंगे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है,
शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। आगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। आगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो ये इसकी जो है चर्चा दी गई है रोमन साम्राज्य की। ठीक, तो नीचे हमारे पास चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हैं, तो इनको आप जो है चैप्टर एक बार ध्यान से सुनकर और चैप्टर को पढ़कर आप इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। और जो उस चैप्टर का जो क्वेश्चन नहीं हो पाया उसको कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, मैं जो है उसका जवाब अगले चैप्टर में दे दूँगा। और कोशिश कीजिए कि इसको जो है हम और गौर से जो है ध्यान से देख सकें, और मेरी माने तो बुक को साथ लेकर बैठें और फिर जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।